नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साहित्य सुधा में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम हिंदी विषय से UGC नेट JRF की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें हम सिलेबस में लगी 8वीं यूनिट को पढ़ रहे हैं। 9वीं और 10वीं यूनिट को हम कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आप भी 9वीं और 10वीं यूनिट को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप भी वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, मैं निःशुल्क आपको UGC नेट की पूरी तैयारी करवा दूंगी, जिससे कि आपका नेट और JRF क्वालिफाई हो सकता है। दोस्तों, बात करें 8वीं यूनिट की, तो 8वीं यूनिट नाटकों की यूनिट है, जिसमें 14 नाटकों को शामिल किया गया है, जिसमें से हम 5 नाटक पढ़ चुके हैं और आज हम जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आखिरी नाटक को पढ़ेंगे। दोस्तों, आज का हमारा जो विषय है वह जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित नाटक स्कंदगुप्त है। नाटक से पहले हम जयशंकर प्रसाद जी की अन्य रचनाओं के विषय में पहले जान लेते हैं, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत उपयोगी है। प्रश्न यहीं से आते हैं। दोस्तों, पहले जयशंकर प्रसाद जी के जन्म के बारे में जान लेते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है वो 1889 को हुआ था और इनकी मृत्यु 1937 में हुई थी। इनका उपनाम कलाधर था। ये कलाधर उपनाम से लिखते थे। ये बात इम्पॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इनका जो भाषा रही है लिखने की वो ब्रज भाषा रही है। जयशंकर प्रसाद जी अधिकतर ब्रज भाषा में लिखते थे। अब बात करते हैं इनकी रचनाओं की। इन्होंने जो नाटक लिखे हैं उनको जानते हैं। सज्जन इन्होंने लिखा सन 1911 में, कल्याणी परिणय 1912 में, प्रायश्चित 1913 में, करुणालय 1913 में, राज्यश्री 1915 में, विशाखा 1921 में, अजातशत्रु 1922 में, कामना 1923 में लिखा गया और इसका प्रकाशन जो है वो 1927 में हुआ। जन्मेजय का नाग यज्ञ 1926 में लिखा गया और स्कंदगुप्त 1928 में लिखा गया, जो कि आज का हमारा विषय है। ये 1928 में लिखा गया है। एक घूंट 1929 में, चंद्रगुप्त 1931 में और ध्रुव स्वामिनी 1933 में। तो ये 3 नाटक लगे हुए हैं हमारी UGC नेट की सिलेबस में। तो आज का हमारा विषय स्कंदगुप्त है। अग्निमित्र, इनका जो नाटक अपूर्ण रह गया वो कभी पूरा नहीं हो पाया। अब इनके काव्यों को जान लेते हैं हम। इन्होंने खंड काव्य जो लिखे हैं वे हैं प्रेम पथिक, जो कि 1914 में, और महाराणा का महत्व 1914 में। महाकाव्य इन्होंने जो एक लिखा है कामायनी, ये 1935 में लिखा गया और ये भी हमारे नेट के सिलेबस में 5वीं यूनिट में लगा हुआ है। मुक्तक काव्य कानन कुसुम 1913 में, चित्राधार 1918 में। गीति काव्य इन्होंने जो लिखे हैं वे हैं झरना 1918 में, आंसू 1925 में, लहर 1933 में। इसमें आंसू हमारा सिलेबस में लगा हुआ है। कहानी संग्रह इनके हैं छाया 1912 में आया, प्रतिध्वनि 1926 में, आकाशदीप 1929 में, आंधी 1931 में और इंद्रजाल 1936 में, जिसमें से आकाशदीप इनकी कहानी हमारे सिलेबस में लगी हुई है। उपन्यास इन्होंने लिखे हैं, 3 उपन्यास हैं इनके। पहला है कंकाल 1929 में, तितली 1934 में आया और इरावती 1938 में। ये इनके उपन्यास हैं। इनके निबंध जो हैं वे है, एक निबंध भी इन्होंने लिखा है काव्य कला और अन्य निबंध, ये इनका निबंध है। इन्होंने कुछ चंपू काव्य भी लिखे हैं, जिसमें से एक है उर्वशी 1906 में
और बब्रुवाहन ये 1907 में। ये लगातार 1906 और 7 में इनके चंपू काव्य आए। दोस्तों अब बात करते हैं हम स्कंदगुप्त नाटक की, जो कि 1928 में आया। स्कंदगुप्त नाटक 1928 में प्रकाशित एक ऐतिहासिक नाटक है। स्कंदगुप्त नाटक में गुप्त वंश के सन 455 से लेकर सन 466 तक के 11 वर्षों का वर्णन है। इस नाटक में लेखक ने गुप्तकालीन संस्कृति, इतिहास, राजनीतिक संघर्ष, पारिवारिक कलह और षड्यंत्रों का वर्णन किया है। स्कंदगुप्त हूणों के आक्रमण से 455 ईस्वी से हूण युद्ध की समाप्ति, जो कि 466 तक की कहानी है। गुप्त राजवंश का समय 275 ईस्वी से 540 ईस्वी तक रहा था। मतलब जब 466 तक की ये कहानी है तो थोड़ा ही समय रह गया था, गुप्त राज्य जो है वो समाप्ति की ओर चल रहा था तब। यह नाटक देशभक्त, वीर, साहसी, प्रेमी स्कंदगुप्त विक्रमादित्य के जीवन पर आधारित ऐतिहासिक नाट्य कृति है। यानी हम स्कंदगुप्त का नाम तो शायद हम सभी नहीं जानते, लेकिन विक्रमादित्य के नाम से हम स्कंदगुप्त राजा को जानते हैं, जो कि उन्हें एक उपाधि मिली थी। उनका असली नाम स्कंदगुप्त था। नाटक का आरंभ स्कंदगुप्त के इस कथन से होता है, अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है। ये स्कंदगुप्त का एक कथन है जिससे नाटक प्रारंभ होता है। दोस्तों ये एक बहुत लंबा नाटक है। पूरा नाटक हम पढ़ने बैठेंगे तो शायद हम कंफ्यूज हो जाएंगे, हमें नाटक समझ ही नहीं आएगा और बहुत ज़्यादा डीपली इस नाटक में से कुछ आता भी नहीं है। इसके कुछ पात्रों से प्रश्न आते हैं और थोड़े वैसे अधिकतर इसके पात्रों से ही प्रश्न आते हैं और थोड़ा हम इसके सारांश की भी हर चीज़ को हम जानेंगे, कथा को सार रूप में हम पढ़ेंगे। स्कंदगुप्त नाटक में कुल 5 अंक हैं और 33 दृश्य हैं और 17 गीत हैं। प्रथम अंक में 7 दृश्य हैं, दूसरे अंक में भी 7 दृश्य हैं, तीसरे अंक में 6 दृश्य हैं, चौथे अंक में भी 7 दृश्य हैं और 5वें अंक में 6 दृश्य हैं। यानी तीसरे और 5वें अंक में 6 दृश्य हैं और बाकी 3 जो अंक हैं उनमें 7 दृश्य हैं। नाटक के पुरुष पात्र जो हैं उनकी संख्या 17 है, यानी नाटक में बहुत सारे पात्र हैं। इसके पुरुष पात्रों को देख लेते हैं। स्कंदगुप्त जो कि युवराज विक्रमादित्य हैं। स्कंदगुप्त नाटक देश प्रेमी ये जो नाटक के नायक हैं स्कंदगुप्त, वे देश प्रेमी, स्वाभिमानी, नीतिज्ञ, वीर योद्धा और स्त्रियों के सम्मान करते हैं। कुमारगुप्त मगध का सम्राट है और महादंड नायक है। गोविंदगुप्त कुमारगुप्त का भाई है। पर्णदत्त मगध का महानायक है। चक्रपालित पर्णदत्त का पुत्र है। बंधुवर्मा मालव का राजा है। भीमवर्मा बंधुवर्मा का भाई है। मातृगुप्त काव्यकर्ता कालिदास है। प्रपंच बुद्धि बौद्ध कपालिक है। शर्वनाग अंतर्वेद का विषयपति है। कुमारदास या धातुसेन, इसके 2 नाम हैं, धातुसेन और कुमारदास, ये सिंघल का राजकुमार है। पुरगुप्त कुमारगुप्त का छोटा भाई है। भट्टार्क नवीन महाबलाधिकारी कृत है। पृथ्वीसेन मंत्री कुमार अमात्य है। खिंगिल हूण आक्रमणकारी है। मुद्रल विदूषक है। प्रख्यात कीर्ति लंक राज्य कुल का श्रमण महाबोधि विहार स्थविर महाप्रतिहार महादंडनायक नंदीग्राम का दंडनायक प्रहरी और सैनिक है आदि हैं इसमें। स्त्री पात्र जो हैं उनको देख लेते हैं हम।
देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी। दोस्तों इस नाटक के पात्रों को याद करने के लिए आप एक चार्ट बना लीजिएगा, जिसमें चार्ट में हम उसको आसानी से याद कर सकते हैं, जिसमें पति पत्नी को एक स्थान पर रखिएगा, उसके भाई को एक स्थान पर रखिएगा, तो आपको ये जल्दी समझ में आ जाएगा। जैसे देवकी कुमारगुप्त की बड़ी रानी और स्कंदगुप्त की माता है। अनंत देवी कुमारगुप्त की छोटी रानी है और पुरगुप्त की माता है। जयमाला बंधुवर्मा की स्त्री है और मालव की रानी है। देवसेना बंधुवर्मा की बहन है। विजया मालव के धन कुबेर की कन्या है। कमला भट्टार्क की जननी यानी भट्टार्क की माता है। रामा शर्वनाक की स्त्री है। मालिनी मात्र गुप्त की सखी है या दासी है। अब ये जो नाटक के जो प्रमुख पात्र हैं उनको 3 भागों में बांटा गया है। पहले हैं देव पात्र, जो कि नाटक में हीरो टाइप के रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें है स्कंदगुप्त, देवसेना, पर्णगुप्त और बंधुवर्मा। दूसरे हैं दानव पात्र, जो कि हैं भट्टार्क, प्रपंच बुद्धि, अनंत देवी और विजया। और तीसरे हैं मानव पात्र, शर्वनाग और जयमाला नव, जो कि ना कि अच्छे हैं और ना ही बुरे हैं। अब दोस्तों हमने नाटक के पात्रों को जाना, अब हम नाटक के सारांश को देखेंगे। दोस्तों नाटक के सारांश को शुरू करने से पहले मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर भी कीजिए। साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आइए अब नाटक के सारांश को देख लेते हैं। पहला अंक, पहले अंक में 7 दृश्य हैं। इस अंक में गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोहों को दिखाया गया है, क्योंकि गुप्त साम्राज्य इस समय पतन की ओर था, हूणों के आक्रमण हो रहे थे, तो इसमें गुप्त साम्राज्य में अपने अंदर ही विद्रोह उत्पन्न हो गया था। कुमारगुप्त के शासनकाल में गुप्त साम्राज्य की शांति व्यवस्था में अशांति होते हुए दिखाया गया है। सम्राट की योग्यता, वीर सेना की असमय मृत्यु और विदेशियों के आक्रमण से गुप्त साम्राज्य पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त का कर्तव्य स्वाभाविक रूप से बढ़ जाता है। पारिवारिक विद्रोह की शांति और आर्यव्रत के गौरव की रक्षा उसका प्रथम कर्तव्य बन जाता है। इस समय पुरगुप्त, भट्टार्क और अनंत देवी षड्यंत्रपूर्ण योजना से सम्राट की अनंत देवी की षड्यंत्रपूर्ण योजना से सम्राट की मृत्यु हो जाती है। साम्राज्य के परम शुभ चिंतक पृथ्वीसेन, महाप्रतिहार और दंडनायक आत्महत्या कर लेते हैं। ऐसी स्थिति में स्कंदगुप्त विचलित हो जाता है, फिर भी लक्ष्य प्राप्ति करने की दिशा में वह अपनी पूरी शक्ति लगाकर जुट जाता है। यानी पारिवारिक कलह और बाहरी आक्रमणों से गुप्त साम्राज्य में आंतरिक विद्रोह उत्पन्न हो गया और सारा जो भार था वो स्कंदगुप्त के कंधे पर आ जाता है। इसमें 7 दृश्य हैं। दूसरा अंक जो है, इसमें दूसरे अंक में स्कंदगुप्त अपने लक्ष्य के लिए प्रयासरत होता है, परंतु उसके सामने 2 समस्याएं होती हैं। एक गृह संघर्ष और दूसरा बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। गृह संघर्ष का पता अनंत देवी और भट्टार्क के षड्यंत्रों से चलता है। इसी अंक में वे दोनों देवकी की हत्या का षड्यंत्र रचते हैं। उसी समय स्कंदगुप्त कुसुमपुर पहुंचकर पहले अपनी माता की रक्षा करता है। इसके बाद दुश्मनों से सामना करने के लिए वे अपनी सारी सैन्य शक्ति को एकजुट करके राज्य प्राप्त करने में सफल सिद्ध होता है। उसे राज्य की प्राप्ति होती है। दूसरी ओर दुश्मनों के सामने बंदी बना लिया जाता है। दूसरे अंक में भी 7 दृश्य हैं। अब तीसरा अंक जो है उसमें, इस अंक में भट्टार्क, प्रपंच बुद्धि और अनंत देवी के षड्यंत्र का सामना करना पड़ता है। स्कंदगुप्त और मातृगुप्त के द्वारा देवसेना की रक्षा की जाती है।
पश्चिमोत्तर सीमाओं से दुश्मनों का आक्रमण होता है और भट्टार्क राजा को धोखा भी देता है। युद्ध भूमि में दुश्मनों से मिल जाता है भट्टार्क, और भट्टार्क को जब भट्टार्क के इस व्यवहार का पता चलता है कि वह दुश्मनों से मिल गया है राजा को, बाद में इसके भट्टार्क को जो स्कंदगुप्त थे वे क्षमा भी कर देते हैं और अपनी सेना में शामिल भी कर लेते हैं। तीसरे अंक में 6 दृश्य थे। चौथा अंक यहाँ से शुरू होता है। इस अंक में विपरीत परिस्थितियों और षड्यंत्रों में अकेला ही स्कंदगुप्त को जूझता हुआ दिखाया गया है। उसकी माँ का स्वर्गवास हो जाता है। जीवन के दूसरे साधन में व्यस्तता, भट्टार्क के कारण वुज्य और अनंत देवी में विरोध की स्थिति होती है। शर्वनाग से प्रभावित विजय का भी देश कल्याण की भावना से प्रेरित होकर क्रियाशील हो जाते हैं। देवकी की मृत्यु से भट्टार्क को भी बहुत बड़ी शिक्षा मिलती है और वह संघर्ष से विमुख होकर रहने का संकल्प लेता है। प्रेम के क्षेत्र में भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन। विजय का स्कंद से फिर आसक्त होकर हूणों से भयभीत देवसेना की सहायता करना। इस अंक में स्कंदगुप्त देवसेना की सहायता करते हैं और अनेक प्रकार की उलझनों के बावजूद भी देवसेना के अनुराग के प्रति स्कंदगुप्त को सजग बताया जाता है। जो देवसेना थी वे स्कंदगुप्त की प्रेयसी थी। चौथे अंक में भी 7 ही दृश्य हैं। अब 5वां अंक जो है इस नाटक का, इस अंक में भट्टार्क के दक्ष सैन्य संचालन के कारण विपक्ष का महत्वपूर्ण गढ़ बिखर जाता है। यानी अब भट्टार्क सुधर चुका है और अब वह अपने गुप्त साम्राज्य के लिए ही कार्य कर रहा है, सैन्य संचालन कर रहा है, जिससे दुश्मन फीके पड़ जाते हैं। अनंत देवी और धर्म संघों में विरोध की स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरी ओर पर्णदत्त के सहयोग से स्कंदगुप्त को धनराशि की उपलब्धि होती है। आर्यव्रत के गौरव की रक्षा होती है। फिर रण क्षेत्र में पुरगुप्त को रक्त का टीका लगाकर पारिवारिक अशांति पर विजय प्राप्त होती है। स्कंदगुप्त के सारे प्रयास सफल होते हैं। सामाजिक सफलता के रूप में सब कुछ पाकर भी नायक अपने व्यक्तिगत जीवन में अतृप्त की पीड़ा से त्रस्त है। देवसेना के चरणों पर अपना सब कुछ लुटाने वाले स्कंदगुप्त को देवसेना इसीलिए नहीं उपलब्ध हो सकी क्योंकि उसे मालव राज के सम्मान का बड़ा ध्यान था। स्कंदगुप्त आंसू बहाता रह जाता है और स्कंदगुप्त के करुण उच्छ्वास से ही नाटक का अंत हो जाता है। तो दोस्तों ये इसके जो 5 दृश्य थे, इसमें 6 दृश्य हैं 5वें अंक में, और यहीं पर नाटक समाप्त हो जाता है और देवसेना स्कंदगुप्त को नहीं मिल पाती है। ये था ये नाटक जिसमें कि मेन चीज़ें ये हैं कि गुप्त साम्राज्य पतन की ओर बढ़ रहा था, जिसमें आंतरिक कलह उत्पन्न हो गई थी। अपने ही लोग साम्राज्य को धोखा देने लग गए थे और दुश्मनों से मिल जाते हैं। देश में अशांति पैदा हो जाती है और बाहरी आक्रमण यानी हूणों का आक्रमण होने लगता है। पूरे के पूरे नाटक में स्कंदगुप्त आक्रमणकारियों से अपने देश को बचाता रहता है, लड़ता रहता है और अपनी आंतरिक कलह को समाप्त करने का प्रयास करता है। नाटक में यही है, और देवसेना को वह पसंद करता है लेकिन देवसेना भी उसकी नहीं हो पाती है। और स्कंदगुप्त को इस नाटक की हैप्पी एंडिंग नहीं है, स्कंदगुप्त को दुख के साथ ही नाटक का अंत दिखाया गया है। दोस्तों ये था नाटक का सारांश। पात्र आदि मैंने आपको सभी बताए जितना कि पेपर के लिए इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न जो अधिकतर बनते हैं वे नाटक के पात्रों से और जयशंकर प्रसाद जी की रचनाओं से बनेंगे। आप उनको ध्यान से देखें ताकि प्रश्नों को हल कर पाएँ। तो दोस्तों ये था हमारा आज का नाटक जो यहीं समाप्त हुआ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।
मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।